जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन ने, इसी जेन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट भी आग की लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब उनके घर पर आग लगाई गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है इस सब गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे कारण इससे कहीं ज्यादा और गहरे हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहां पर करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर, सीधा लाइव बुलेट्स से कम 19 प्रोटेस्टर्स यहां पर मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे ही ये खबर फैलती है जनता में, और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। पूरी की पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया जाना नेपाल में। असलियत में दोस्तों ये एक कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़े कहीं ज्यादा और कारण है, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इन सब की आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आए तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने को कहा गया था। नेपाल की सरकार ने कहा था कि ये हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की अनुमति दे दी थी। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया और इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देश से बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसमें शामिल थे, एक्सेप्ट टिकटॉक। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज दबा सके। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट टू कंट्रोल अस जस्ट लाइक अ डिक्टेटर। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लैविश लाइफस्टाइल्स को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% पर था। सोचकर देखो, हर 5 में से 1 नौजवान बेरोजगार। यहाँ नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही हैं और लोगों को जॉब्स ढूंढने के लिए
दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि हजारों लोग तो केवल पैसे के लिए रशिया यूक्रेन वॉर तक में लड़ने चले गए। सही सुना आपने दोस्तों। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइन्स पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग।